Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And in last class of trigonometry, we have discussed about and completed the exercise 8.1. अपन पिछली त्रिकोणमिति की क्लास में 8.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके थे और इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑन 8.2 एक्सरसाइज। मतलब इस क्लास में अपन 8.2 प्रश्नावली करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले अपन एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में अपन ने जस्ट पढ़ा था कि अपन को कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो, जैसे कि मैं तुमसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लूं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, यदि जिसको ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से नहीं आता पूरा तो पिछले वीडियोस देख के आए, तब ये वीडियोस देखें तो तुम्हें कुछ ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो तुम ये जानते ही हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब तुम्हें मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे अब अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं इन सबको। तुम पूछोगे कि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हें शुरुआत की वीडियोस में बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, केवल राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है। तो मैं तुमसे एक बात बताता हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए जब है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाओं के अनुपात में होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के कोई भी दो भुजा के अनुपात में होते हैं। जैसे मैं तुमसे साइन थीटा की वो पूछ लूं तो साइन थीटा जस्ट क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को ही तो साइन थीटा बोल रहे हैं अपन। लंब और कर्ण के अनुपात को भाई, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण में जब दो ही भुजा तो आ गई ना, ये दो ही भुजा तो आ गई। और अपन के पास लंब और कर्ण जब दिया हुआ है तो अपन इनसे आधार कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या। भाई समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ, और इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जहां पे समकोण होता है उसके जो साइड वाली भुजा होती है और उसके एडजेसेंट भुजा होती है, एक को बोलते हैं लंब और एक को बोलते हैं आधार। ये लंब के जस्ट बगल वाली भुजा को बोलते हैं लंब और उसके नीचे वाले आधार को नीचे वाली भुजा को बोलते हैं आधार, और उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण। यहां तक आ गया होगा समझ में। ये कर्ण है ना जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा कौन सी रह गई, लंब और आधार। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों, वर्गों यानी कि लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, वर्गों के योग के, यानी कि योग करना है अपन को के बराबर होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, कौन कौन सी बची अन्य दो भुजाओं, यानी कि लंब और आधार के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो अपन के पास कोई भी दो चीजें दी हुई है तो अपन उसका वो नहीं निकाल सकते क्या। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी, साइन थीटा अर्थात लंब और कर्ण की अनुपात में ही है, यानी कि मैंने तुम्हें लंब और कर्ण दे दिए। तो लंब और कर्ण से तुम आधार कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या। आधार कैलकुलेट कैसे करोगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। जहां तक कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि अंडर रूट क्या होता है, तो वर्गमूल लेते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें 4 का वर्ग बताता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 16 का जब वर्ग करेंगे, 16 का जब वर्गमूल करेंगे तो वो कितना आएगा, 4। भाई वैसे प्लस माइनस 4 आता है, ये हमेशा पर 4 आता है। क्यों प्लस माइनस 4 आता है हमेशा ये, पर मैं तुम्हें बताऊंगा आगे चल के, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बस अब इतना ही आया था कि 8.1 में कैसे कैसे मैंने तुम्हें बता दिया था पूरा। ठीक है, कुछ मतलब जैसे अपन को कुछ ऐसे बताए थे कि मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बताई थी तुम्हें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होता है कि जैसे कुछ बेसिक थीटाज होते हैं, बेसिक एंगल्स होते हैं। बेसिक एंगल्स मतलब 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। ठीक है, तो जब ये हो गया तो मतलब ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं कि जिनसे अपन को ना और वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। तो तुम्हें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली ये जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, उस पिछले वीडियो का लिंक मैं तुम्हें डाल दूंगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं गूगल फॉर्म की लिंक डालू ना उसमें कि भाई जिस क्लास को इसको नोट्स चाहिए, तो मुझे ये जरूर बताए कि कौन से क्लास के नोट्स चाहिए। मैं ये
क्वेश्चंस उसमें ऐड कर दूंगा, और मुझे ये जरूर बता दे कि भाई किस क्लास के नोट्स चाहिए, जिस हिसाब से मैं उसको भेज भेज दूं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन 8.2 की तरफ, ठीक है। तो मैंने अब 8.2 में अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तुम देखना ट्रिग्नोमेट्री का पूरा की पूरा तुम्हारा जो भी डाउट होगा ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। मैं अपनी बुक खोलता हूँ थोड़ा सा, 10th क्लास की तुम्हारी, तो वहां से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें एक 8 पॉइंट देख लो, यहाँ पे एक ये सारणी सी बनी हुई है 8.1, इसको ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन ए यानी कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि पहले तुम्हारे पास ना एक पैसा था, एक एक रुपया था तुम्हारे पास, ठीक है। पहले तुम्हारे, तो तुमने जीरो से शुरुआत करी ना, पहले तुम्हारे पास जीरो खर्च करे तुमने, जीरो खर्च कर दिए, फिर तुमने उसका 25 पैसा खर्च कर दिया, 25 पैसा यानी कि 1/4 खर्च कर दिए, तो 1/4, 1/2 खर्च कर दिया मतलब। ऐसे याद मत करो यार तुम, है ना, मुझे तो ये ट्रिक्स वगैरह आती नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वो करना होगा, तुम पढ़ लेना खुद के हिसाब से, ठीक है। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ये अपरिभाषित का मतलब होता है कि अनडिफाइंड, यानी कि 1/0 टाइप बनता है। तो जहां पे मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जैसे कहीं पे जैसे तुम्हारा उत्तर आ रहा है 1/0, 1/0, या फिर 0/0, ठीक है, या फिर अनंत बाई अनंत, तो ऐसा कहीं जब उत्तर आ रहा है ना तो वो अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन होता है। इनका कुछ अपन वैल्यू नहीं बता सकते कि कोई फिक्स वैल्यू क्या है, या कि अनडिफाइन होता है ये, अनडिफाइन यानी कि अपरिभाषित। तो इनकी कॉसेक ए की वैल्यू देखो, कॉसेक ए जस्ट 1/sin ही तो होता है, और 1/sin ए यानी कि 1/0 करेंगे तो अपरिभाषित ही तो आएगा, मैंने तुम्हें बता तो दिया यहाँ पे। कहीं पे 1/0, 0/0 और अनंत बाई अनंत की स्थिति बने, तो वहां पे क्वेश्चन का आंसर होता है अनडिफाइंड, अपन कुछ बता नहीं सकते ऐसी कंडीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन छठवा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, कोण बी समकोण है, ठीक है। AB is equals to 5, कोण ACB is equals to 30 डिग्री, BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब तुम्हें एक चीज पता है कि यहाँ पे अपन को एंगल दे दिया, सिर्फ एंगल ही एंगल दिया हुआ है अपन को फिक्स, और ये ऐसा एंगल है कि अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी निकाल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से इसको ज्ञात करेंगे, तो पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगा दो, अपन के पास है क्या, अपन के पास है क्या, पहले ये बताओ। अपन के पास दिया हुआ है लंब, यानी कि लंब दिया हुआ है अपन के पास, देख लो लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। और लंब किस किस में आता है, लंब तुम एक बात बताओ, एक तो टेन थीटा में आता है, एक आता है टेन थीटा में, और एक आता है साइन थीटा में, ठीक है। तो यहां से अपन टेन तीस निकालते हैं, टेन तीस की वैल्यू, टेन तीस की वैसे अपन वैल्यू निकालते हैं, तो टेन आएगा क्या, पहले तो ये बताओ टेन तीस आएगा क्या वैसे तो। टेन तीस की वैल्यू होगी यहाँ से, इसमें लंब क्या है 5, और आधार क्या है, आधार क्या है इसमें BC, तो यानी कि 5/BC आएगी, 5/BC आएगी, ठीक है। तो यहां से अब अपन BC का पक्षांतरण करेंगे, BC का, तो 5/1030 आ गया, 5/1030। और टेन तीस की वैल्यू क्या होती है 1/√3, यानी कि 5/1/√3 कर रहा हूं मैं, ठीक है। और जहां पे भी जब ऐसी कंडीशन बने ना, तो 5 के नीचे अपन अपन देखो क्या लिख रहे हैं, 5 के नीचे अपन बटे में लिखते हैं 1, ठीक है। और इसके नीचे अपन लिख रहे हैं 1/√3। तो ये इसका जब भाग देते हैं ना इन सब का, है ना, तो ये जो चौथे नंबर का गुना है ना, ये होता है पहले नंबर सीधा के यहाँ पे, ठीक है, और ये होता है यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा, BC की वैल्यू आ जाएगी 5√3 से में। कैसे कैसे आई मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहाँ पे अपन को दिया हुआ क्या है, पहले तो ये देखा करो। यदि अपन के पास आधार दिया हुआ होता और अपन से पूछ रहता है ये AB और AC की वैल्यू, तो आधार किस किस में आता है, आधार किस किस में आता है, एक तो टेन में आता है,
भाई सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाया करो, ये कॉसेक वगैरह में ना तो बहुत टेढ़ा पड़ जाता है सवाल। कॉसेक में पहले 1/sin का वो लगाओ तो मतलब है ना बहुत टेढ़ा पड़ जाता है, इतना किसी को याद नहीं रहता। ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार सबसे सबसे सॉल्यूशन या फिर कहो तो कि सबसे सॉल्वेबल थिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हें अच्छे से याद है, हो गया। ठीक है, तो जब अपन 10 30 की वैल्यू लगा रहे हैं, एक बार अपन अपन को निकालनी क्या क्या है पहले तुम यही देख लिया करो। एक तो आधार निकालना है और एक अपन को निकालना है कर्ण। तो पहले यही देख लिया करो कि लंब और आधार में क्या संबंध होता है और लंब और कर्ण में क्या संबंध होता है। तो टेन थीटा और साइन थीटा लगा के, यानी कि 10 30 और साइन 30 की वैल्यू निकाल के यहाँ से अपन किसकी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं, एसी और एबी की, एसी और बीसी की। एसी और बीसी की वैल्यूज ऐसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो किसी को इस क्लास के नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं गूगल फॉर्म में एक लिंक डाल दूंगा और तुम्हें ये तक बताना है कि कौन सी क्लास के नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं हर बार ना वही गूगल फॉर्म डालता हूँ। ठीक है, और मुझे फिर याद भी नहीं रहता कि भाई कौन सा गूगल फॉर्म मैंने कहाँ डाला है। ठीक है, तो रिस्पॉन्डिंग जैसे जैसे तुम करते जाओगे वैसे तुम्हारी मेल आईडी पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है, कोण क्यू समकोण हो गया। जब कोण क्यू समकोण है तो ये 3 सेमी क्या हो जाएगा इसका, 3 सेमी क्या हो जाएगा इसका, 3 सेमी इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसका, कर्ण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसका, आधार हो जाएगा। ठीक है, अब पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेमी और कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ठीक है, और कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ मुझे, कोण क्यू पी आर कैसे निकलेगा, कोण क्यू पी आर। मैंने तुम्हें बताया था कि जब अपन इसको कोण मान रहे हैं ना, इसकी वैल्यूज निकालेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हमेशा ये वाला बनेगा लंब, इसके लिए ये वाला बनेगा हमेशा लंब, ये बनेगा आधार, ये वाला बनेगा आधार और ये वाला बनेगा कर्ण। ये वाला बनेगा आधार 3 सेमी वाला और ये बनेगा कर्ण। कर्ण हमेशा समान रहता है। और यदि मैं कोण आर लूं, यदि मैं कोण आर लूंगा तो इसके लिए ये बनेगा आधार और ये बनेगा लंब। ठीक है, तो कोण अपन को दिया हुआ क्या है, अपन को दिया हुआ है साइन, मतलब अपन को दिया हुआ है कोण आर की बात करते हैं अपन, कोण आर यानी कि कोण पी आर क्यू की बात कर रहे हैं। तो अपन को कोण पी आर क्यू के लिए अपन को दिया हुआ क्या है, पहले तो ये देखो, अपन के पास लंब और कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है। तो अपन ऐसे नहीं कर सकते क्या, साइन आर की वैल्यूज लगा दो, साइन साइन कोण पी आर क्यू कर दो। भाई आज थोड़ी सी तबीयत खराब है तो थोड़ा तेज बोलना पड़ रहा है। ठीक है, साइन कोण, कोण पी आर क्यू लगा दो या फिर साइन आर की डायरेक्ट लगा दो। साइन आर होता क्या है, पी क्यू बटे पी आर होएगा ना यहाँ के, पी क्यू बटे पी आर यानी कि लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/6 होगा, 3/6। और जब 3/6 को अपन काटने जाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि साइन आर की वैल्यू 1/2 आ गई। और अब तुम्हें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 30 डिग्री पे। तो साइन आर इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू साइन 30 आ गया, साइन 30 आ गया। ठीक है, तो यहां से तुम्हें लिखना क्या है कि तुलना से ऐसा नहीं है कि तुमने साइन से साइन काट दी दोनों तरफ। तो तुलना से कोण पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, 30 डिग्री। ठीक है, कोण पी आर क्यू अपन के पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब ये अपन के पास 30 डिग्री आ गया तो या तो सिंपल ही लिख दो इसको कि भाई ये 60 डिग्री हो जाएगा, या फिर इसको निकाल लो या फिर इसको निकालने के लिए अपन के पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए होंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए होंगे। या फिर ऐसे कर लो कि ये अपन के पास जब 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू ज्ञात कर लो पहले तो, इसकी वैल्यू ज्ञात कर लो। ये क्या है, आधार है ना यहाँ पे, और आधार से ज्ञात कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, ये बताओ तुम मुझे यार। या फिर इसको सीधा ही लिख देना कि जब ये 30 है तो पूरा ये 60 ही हो जाएगा, क्योंकि ये 90 का है, ये 30 का हो जाएगा तो 100, तो ये कितने का बचेगा, 60। ठीक है, अब यहां से देखो, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 है, यदि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, तो ए और बी की वैल्यूज ज्ञात करिए। अब मैंने तुम्हें ये सवाल है ना पहले जैसा ही है, तुमने दिया हुआ क्या है ये मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको ना ढंग से देख लेना।
जैसे अपन के पास दिया हुआ है क्या, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पे भी लिखना है अपन को भाई, प्रूफ करने के लिए ही नहीं है कि यहाँ पे भी लिखना है, दिया हुआ है साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। भाई क्वेश्चंस ना अपने अकॉर्डिंग नहीं, मतलब एग्जाम्स के अकॉर्डिंग है, यदि एग्जाम में तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी भाषा लिखनी भी आनी चाहिए, एग्जाम में भाषा लिखनी भी आनी चाहिए कि कैसे सेट करना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे अपन को लिखना क्या है कि दिया हुआ साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 और साइन ए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ए और बी, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड प्लीज। ए और बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो अब यहां पे लिखना है चूंकि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी दिया हुआ है अपन को, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 1/2 साइन 30 की वैल्यू तो होती है। यानी कि तुम यहाँ से तुलना वुलना करके लिख सकते हो क्या, साइन ए माइनस बी मैं सीधा सीधा ही लिख दूं क्या यहाँ से। तो मैं यार एक एक चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है, ढंग से देख लेना वीडियोस को। साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब तुम्हें साइन से साइन काटना नहीं है, साइन से साइन काटना नहीं है, तुम्हें लिखना है तुलना से, तुलना से, तुलना से। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। ए माइनस बी की वैल्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करना है, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू, यदि ये तुम्हें पूरा सॉल्व करके लिखना है, मैं अब वैसे ही लिख रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लिखना है। चूंकि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, चूंकि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, अतः cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपन के पास, 60 डिग्री। अब तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है कि यदि दो समीकरण दिए हुए हो तो अपन बताओ कैसे ज्ञात करेंगे और v की वैल्यूज। दो ही समीकरण है, दो ही वैल्यूज है, तो अपन ऐसे करते हैं कि दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो b से v तो कट जाएगा, यानी कि 2a की वैल्यू अपन के पास कितनी आ जाएगी, a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a ना, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 90 डिग्री। यानी कि अपन पक्षांतरण करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास 45, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास 45, और बी की वैल्यू अपन देखें तो बी की वैल्यू जब अपन 45 रखेंगे ए की वैल्यू किसी भी समीकरण में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 15 डिग्री। अपन को यहाँ पे लिखना है नीचे अतः देखो, अतः इन दोनों को उतार के और ऐसे कोष्टक में करली ब्रैकेट्स में या फिर घुमावदार ब्रैकेट्स में ऐसे लिख के अपन को लिख देना है यहाँ पे ठीक है। यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें सीधे सीधे ही मान रख के करना है सॉल्व, इसमें सीधे सीधे मान रख के करना है सॉल्व, कर दोगे। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2, √3/2 इंटू √3/2 3/4 हो जाएगा। √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 और 2/2 करेंगे तो 4, तो 3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 60 1/2, और ये कितना हो जाएगा कॉस साइड 1/2, तो 3/4 प्लस में 1/4, 3/4 इंटू 1 प्लस में 1/4 इज इक्वल्स टू 1। ढंग से सॉल्व करना है ये। 2 tan² 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई, इसमें अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की टेबल ना वो हमेशा याद रहनी चाहिए, वो हमेशा याद रहनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे झट झट से, वरना ना सॉल्व कुछ नहीं होना है। 2 tan² 45 यानी कि tan²45 यानी कि tan 45 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 2 × 1, 2 प्लस में cos 30 का स्क्वायर कितना होता है, cos 30 कितना होता है √3/4,
√3/2 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4। तो √3/4 से 3/4 कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसका सॉल्व करो। cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, अपॉन अपॉन sec 30 कितना होता है। cos 30 पता है ना, तो मैं √3/2, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस ये cos sec 30 कितना हो जाएगा, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब अपन कर लेते हैं इसको सॉल्व। यानी कि देखो नीचे तो क्या लेसा आ जाएगा अपन के पास 1/√3 लेसा आ जाएगा ना, 1/√3 लेसा आ जाएगा। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा अपन के पास 2 + 2√3 अपॉन में √3। 2 + 2√3 अपॉन में √3। यानी कि मैंने तुम्हें फाइनल आंसर लिखने का बताया था √3 अपॉन इसका ऊपर गुणा होएगा ऊपर ही ऊपर जाके यहाँ पे देख लेना, ये जो जो यहाँ पे घिस रही है ना, ये जो मतलब तुम्हें ये पेंसिल दिख रही है जहाँ पे घूमती हुई, तो वहां से गुना करना है इसका √3 अपॉन इन दोनों में से अपन 2 कॉमन ले लेंगे। यानी कि अपन के पास बच जगह आ जाएगा √2 अपॉन में 1 + √2, 1 + √2। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे नहीं लिख के अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं कि अपन परिमेयकरण कर देते हैं इसका। परिमेयकरण कर देते हैं, परिमेयकरण मतलब यानी कि अपन √2 - 1 और √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो जब √2 - 1 और √2 - 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ढंग से देखना, नीचे नीचे अपन a+b और a-b वाली सब संख्या नहीं बनेगी क्या, a+b और a-b वाली सब संख्या नहीं बनेगी क्या। जैसे देख लो √2 इंटू √2 - 1 कर रहा हूं मैं, √2 - 1। ठीक है, और अपॉन में 2√2। अब √2 - 1 का गुणा इससे करेंगे, √2 - 1 का गुणा इससे करेंगे तो √2 - 1 करना, तो ये √2 + 1 है और √2 - 1 है, तो a+b है-b, यानी कि a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। तो a² - b² करेंगे तो 1 ही उत्तर आएगा इसका। तो यानी कि इसका फाइनल आंसर ये है √3 कोष्टक में √2 - 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, तुमको ये खुद से सॉल्व करने हैं बाकी के 2 सवाल, खुद से भी कुछ करना सीखो तब कुछ करोगे वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें उत्तर चुनने हैं उनके, उत्तर चुनने हैं उनके। ठीक है, तो ये तो मैं खुद से करना है, ये तो मैं खुद से करना है, खुद कर पाओगे इन सवालों को। ठीक है, एक सेकेंड रुको। सॉरी फॉर इंटरप्ट। सो ये तो मैं यहाँ से हो जाएगा ना। ठीक है, तो sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना होएगा, बताओ a बराबर कितना होना चाहिए। 0 पे ये दोनों सत्य है नहीं है, 0 पे ही सत्य है भैया और किसी पे सत्य नहीं है, ये देख लो। साइन 2 × 0 करोगे तो sin 0 = 0 और यहाँ पे भी sin 0 = 0, तो यहाँ पे sin 0। अब यहाँ पे 30 डिग्री रख के देखो, 30 डिग्री जब रखोगे तो 2 × 30 ये तो हो जाएगा sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। और यहाँ पे कितना बन जाएगा 2 × 1/2 तो यहाँ पे √3/2 = 1 होता है क्या। कोई संख्या खुद ही के तो बराबर हो सकती है, किसी और के बराबर तो नहीं हो सकती। 45 डिग्री रख के देख लो, ये 90 बन जाएगा इधर वाला, sin 90 1 होता है, और ये बन जाएगा √2। करके देख लेना, 0 ही उत्तर आएगा। ठीक है, ये सवाल मैं तुम्हें पहले करा चुका हूँ। tan a + b = √3 दिया हुआ है, यानी कि tan a + b अपन को कितना दिया हुआ है tan 60, यानी कि a + b अपन तुलना करेंगे, a + b की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास 60 और a - b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी तभी कर पाओगे, वरना ना सवालों को कर नहीं पाओगे, ऐसे ही देखते रह जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से तुम a और b की वैल्यूज ज्ञात कर सकते हो। मैंने तुम्हें फॉर्मेट बता ही दिया था, फॉर्मेट क्या होना चाहिए तुम वीडियो को फिर से रिवाइंड करके और फिर से देख लेना। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो मैं तो चूंकि पढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ, ये सत्य नहीं है, पर तुम्हें सत्य कैसे करना है कि तुम्हें कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेनी है। पहले तो तुम लिख देना सत्य नहीं है, पहले तुम्हें लिख देना सत्य नहीं है। ठीक है, और फिर तुम कोई ऐसी वैल्यू ले लेना, कोई sin 30 की वैल्यू लेके लेके देख लेना। यहाँ पे sin 30 की, भाई कोई कथन सत्य है,
कोई कथन सत्य कब होगा कि अपन कोई भी वैल्यूज ले लेंगे ना ए और बी की, तो ये हमेशा क्या आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, सत्य आना चाहिए। पर अपन ए और बी की वैल्यूज एक को 30 ले लो और एक को 60 ले लो, एक को 30 ले लो और एक को 60 ले लो, ठीक है। जब उत्तर सेम नहीं आना चाहिए। कोई कथन सत्य कब होता है, कोई कथन सत्य कब होता है कि अपन कुछ भी रख देना उसकी जगह, कुछ भी मान रख दें, कुछ भी वैल्यू रख दें और बी की, तो उस कथन सत्य होना चाहिए हमेशा। यानी कि साइन ए प्लस बी, ए का ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख देना तो अपन को साइन ए प्लस बी आना चाहिए उसका मान। जैसे मैं तुम्हारे सामने ए की वैल्यू ले रहा हूँ 30 और बी की वैल्यू ले रहा हूँ 60, तो तो जब अपन मैं साइन ए प्लस बी करूंगा यानी कि 30 + 60, तो ये एलएचएस में अपन के पास कितना बच जाएगा, एलएचएस में अपन के पास बच जाएगा 1। और यहाँ पे करूंगा मैं साइन ए यानी कि 1/2, और साइन बी कितना होता है √3/2, तो साइन बी कितना हो जाएगा √3/2, तो 1 + √3/2 उत्तर आएगा ना। यानी कि तुम देख लो ये सत्य हो रहा है कभी, ये कभी सत्य हो रहा है। अब ये यदि सत्य कथन होता ही है हमेशा, तो दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो एक बार, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो अपन दाएं हाथ बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ जाते हैं, यानी कि 0 से 90 की तरफ जाते हैं, तो थीटा की वैल्यूज बढ़ती है या घटती है। जैसे साइन 0 पे तो अपन के पास 0 था, साइन 0 के अपन के पास 0 था, और 1/2 अपन के पास कितना है, 1/2 अपन को 0.5 है ना, 1/2 अपन के पास 0.5 है ना। 1/√2 कितना होता है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707, यानी कि 0.5 से तो बड़ा है, 0.5 से तो बड़ा है, देख लो 0.50 और 0.70, ठीक है। √3/2 की वैल्यू होती है 0. इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसकी वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो √3/2 की वैल्यू हो जाएगी बताओ, 0.636 होती है क्या, 0.636 होती है क्या, 0.636 ही होती है, ठीक है। और ये √3 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब ये जो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो अपन एक चीज देख सकते हैं कि जब अपन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं ना, तो थीटा में वृद्धि के साथ साथ अपन की क्या वैल्यूज बढ़ती है ना साइन थीटा की। तो ये कथन हमेशा सत्य है, ये कथन हमेशा सत्य है। और लिख देना उसमें कि साइन 30 इज ग्रेट, साइन 30 इज लेस देन साइन 45, ठीक है, ठीक है ना। अब cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये सवाल तुम खुद से करोगे, क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, नहीं होता, 45 डिग्री पे होता है, हमेशा लिख देना, ठीक है। ए बराबर कॉस 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। बताओ ए बराबर 0 पर कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित ही होती है, अपरिभाषित नहीं। बताओ कॉस ए अपॉन में साइन ए होता है ना ये, तो कॉस 0 की वैल्यू हमेशा क्या हो, कॉट 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी ए बराबर 0 पे, अपरिभाषित। सही है ये कथन, परिभाषित नहीं या फिर अपरिभाषित कथन सही है ये, ठीक है। तो अपन ने इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे 8.2 के ऊपर, और कुछ उसके ऊपर क्या थे कि कुछ क्वेश्चंस भी थे 8.2 के, तो अपन पूरे कर चुके हैं 8.2, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए bye।